बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथ्स की नई बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस बुक की सारी एक्सरसाइज को डिटेल से सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन टाइम टाइम पर मिल सकें। अब हम एक्सरसाइज 2.4 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज में जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमें 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम है वो हमें आने चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं बहुत ही मुख्तसरन वो जो 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम है उनको एक्सप्लेन करता हूं, सिर्फ 2-2 सेंटेंस में उनको एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, ये 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम है, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अब पेपर में बाज़ औक़ात इनमें से कोई एक आध लॉ दे दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि इस लॉ को आप प्रूफ करें, तो लेकिन उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक छोटी सी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसमें कि हम इन चारों लॉज को प्रूफ करना भी सीखेंगे। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि हमारी जो एक्सरसाइज वाली वीडियो है ये बहुत ज्यादा लंबी ना हो। अब इसमें जो पहला लॉ है वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हमें ये बताता है कि अगर हम दो ऐसी वैल्यूज का लॉग लें जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, यानी कि दो वैल्यूज आपस में प्रोडक्ट की सूरत में आ रही हो और उनका हम लॉग ले रहे हो, जिस तरह के यहाँ पर ये एक्स और वाई दो वैल्यूज हैं, ठीक है, इनका हम लॉग ले रहे हैं, तो हम इन दोनों वैल्यूज का अलग अलग लॉग ले सकते हैं। ठीक है, और इनके दरमियान प्लस का साइन डाल देंगे, यानी कि अगर आपके पास इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज आएंगी तो उनको आप इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट लॉ होता है। ठीक है, और देखें इसके ऑपोजिट भी सिचुएशन हो सकती है। बाज़ औक़ात आपको क्वेश्चन में जो इक्वेशन की ये वाली साइड है, राइट हैंड साइड, ये वाली साइड दे दी जाती है, तो फिर इसके लिए हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हम लिख लेते होते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है कोशेंट लॉ। इसको कोशेंट लॉ इसलिए कहते हैं, देखें यहाँ पर फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यू आ रही है, तो फ्रैक्शन या कसर को जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास जो आंसर आता है उसको कोशेंट कहते हैं, इसलिए इसको कोशेंट लॉ बोलते हैं। अब ये लॉ हमें क्या बताता है कि अगर आप किसी ऐसी वैल्यू का लॉग ले रहे हो जो कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में आ रही हो, तो हम इस लॉ के तहत ये कर सकते हैं कि जो ऊपर वाली वैल्यू है या न्यूमरेटर है उसका अलग लॉग ले लें और नीचे वाली वैल्यू या डिनोमिनेटर है उसका अलग लॉग ले लें और इनके दरमियान हम माइनस का साइन डाल दें। ठीक है, तो इस तरह कोशेंट लॉ में हम ये जो फ्रैक्शन में वैल्यूज आती हैं इनका अलग अलग लॉग लेके इनके दरमियान माइनस का साइन पुट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके ऑपोजिट केस भी हो सकता है, जिस तरह के आपको मैंने यहाँ पर बताया कि आपको क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है ये वाली साइड दे दी जाए, तो इसके लिए हम फिर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लिख लेते होते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद नंबर 3 है पावर लॉ। इस लॉ के मुताबिक अगर आपके पास लॉ की वैल्यू इस तरह आ रही हो कि उसमें ये एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही हो, तो आप ये जो पावर या एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही है इसको इस लॉग के शुरू में यहाँ पर ले आए। ठीक है, देखें ये एन को हम यहाँ पर ले आए। ठीक है, तो ये एन को और ये जो लॉग है इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने जो पावर है या एक्सपोनेंट है इसको यहां से उठा के इसके शुरू में हम ले आए हैं। ठीक है, ये पावर लॉ होता है। तो अब यहां पर भी दोनों केसेस हो सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन में ये वाली एक्सप्रेशन हो सकती है, यानी इक्वेशन की राइट हैंड साइड ये वाली आ सकती है, तो इसके लिए हम ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड वर्क करेगी तो उसके लिए हम ये राइट हैंड साइड लिख दिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है चेंज ऑफ बेस लॉ। अब ये वाला जो लॉ है इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो काफी कम ही है, 1-2 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब ये लॉ हमें ये बताता है कि अगर आपके पास दो ऐसी एक्सप्रेशन आ रही हो जो कि सेम बेस के साथ हो और आपस में डिवाइड हो रही हो, तो हम इन दोनों एक्सप्रेशन को मुख्तसर फॉर्म में या सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो दो एक्सप्रेशन है जो कि आपस में डिवाइड हो रही है इनमें जो सेम चीज है, जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेस ए है और यहाँ पर भी बेस ए है, दोनों में बेस सेम है, तो जो सेम चीज है उसको हम छोड़ दें। ठीक है, पीछे हम जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको एज इट इज लिख दें। देखें ये log ऑफ x एज इट इज आ जाएगा, ये log ऑफ x हमने लिख दिया, और नीचे वाली जो वैल्यू है log ऑफ b, इसमें ये जो b है इसको हम बेस बना दें। तो इस तरह हमने जो बेस है यहाँ पर उसको चेंज कर दिया, a से हमने बेस b कर दिया और हमने इस एक्सप्रेशन को मुख्तसर फॉर्म में इस तरह लिख दिया। ठीक है, तो इसको चेंज ऑफ बेस लॉ कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, जो क्वेश्चन है वहां पर इसका यूज बहुत ही आसान है, तो इंशाल्लाह हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने एवेल्युएट करना, हल करना है कैलकुलेटर को यूज किए बगैर। ठीक है, अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने एवेल्युएट करना है, यानी कि इसको हमने मुख्तसर करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने अभी जो 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे उनमें से कोई एक लॉ को यहाँ पर यूज करेंगे और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें हमने अभी कोशेंट लॉ देखा था, ये वाला लॉ हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखें अगर आप इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पर दो सेम बेस वाली वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आप ये दो वैल्यूज देखें तो इन दोनों में भी बेस सेम है और आपस में ये माइनस हो रही है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों वैल्यूज को हम इस फॉर्म में यानी कि डिवाइड या फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो हम इन दोनों वैल्यूज को फ्रैक्शन की सूरत में या डिवीजन की सूरत में हम लिख लेंगे। ये मैंने इन दोनों वैल्यूज को इस लॉ को यूज करते हुए फ्रैक्शन की सूरत में या डिवाइड की सूरत में लिख दिया। ठीक है, अब आप इस 18 पे 9 को डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 9 1 द 9 और 9 2 द 18 हो जाता है। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 2, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर जिस नंबर का log लिया जा रहा है वो और जो उसकी बेस आ रही है ये दोनों सेम है। तो अगर ऐसी सूरत बन जाए कि जिस नंबर का log लिया जा रहा है वो भी और उसकी बेस भी सेम हो तो इनका आंसर फिर 1 के इक्वल होता है, तो हम इसका आंसर पुट कर लेंगे 1। ठीक है, ये चीज मैंने लॉ की डेफिनेशन के टाइम एक्सप्लेन की थी, दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं ताकि आप ज्यादा बोर फील ना करें। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने एवेलुएट करना है या इसको हमने मुख्तसर करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में हम ये करते हैं, जो 64 है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। तो उसके लिए 64 के आप पहले फैक्टर्स मालूम कर लें। ठीक है, देखिए 64 के अगर आप फैक्टर्स मालूम कर लेंगे तो आपके पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 यहाँ पर 6 टाइम आ रहा है, तो इस 64 की जगह मैं 2 रेज़ टू पावर 6 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 को 6 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो आपको वापस 64 ही मिलता है। ठीक है, तो ये 64 की जगह मैं पुट कर लूंगा, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर की सूरत में लिखूंगा, तो इसको मैंने 2 रेज़ टू पावर 6 लिख दिया। ठीक है, और यहां पर देखें प्लस के बाद ये जो वैल्यू है, अभी मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि अगर आपके पास लॉग की वैल्यू सर आ रही है कि जो नंबर है वो और जो बेस है दोनों अगर सेम हो तो इनका आंसर 1 होता है, तो यहां पर मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक हो गया, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इसमें देखें जो पहली वाली टर्म आ रही है इसमें हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही है, तो यहां पर जो पावर लॉ हमने पढ़ा था वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देखें ये हमने लॉ पढ़ा था कि अगर आपके पास इस तरह टर्म आ रही हो पावर की सूरत में तो इस पावर को आप यहां पीछे ले आए, इसके शुरू में ले आए। ठीक है, देखें ये n को शुरू में ले आए, तो इसी तरह ये जो 6 है इसको आप इस टर्म के शुरू में यानी कि लॉग से पहले ले आए, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। तो ये 6 को उठा के मैं इस लॉग के शुरू में ले आए। ठीक है, इस लॉ को यूज करते हुए अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो उसमें देखें ये वाली जो टर्म आ रही है इसमें जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो भी सेम है और इसकी बेस भी सेम है, तो जब ये दोनों वैल्यू सेम होती है तो इसका आंसर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो हम इसकी जगह पुट कर लेंगे 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस ये वाला 1 आ गया। अब ये 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा और प्लस ये वाला 1 हो जाएगा, तो 6 + 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाता है पार्ट 2 का। अच्छा, ये जो मैं लॉज ऑफ लॉगरिथम को सामने लेके आता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने क्वेश्चन में इनको लिखना है। ये मैं देखें जिस तरह यहाँ पर इसको लेके आया हूँ या पार्ट 1 में मैं इसको सामने ले आता, तो ये मैं इसलिए बार बार सामने लेके आता हूं ताकि आप ये लॉ देख देख के आपको ये मेमोराइज हो जाए, आपको याद हो जाए। ठीक है, आपने ये नहीं समझना कि हमने क्वेश्चन में इसको साइड पे लिखना है। ठीक है, कुछ शहजादे स्टूडेंट होते हैं, हो सकता है वो इसको उस तरह ले जाए, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इनको सामने लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। और अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने इवैल्यूएट करना है यानी कि इसको हमने मुख्तसर करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखिए हम पहले स्टेप में ये करते हैं कि जो हमारे पास 8 और 18 ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में ले आते हैं, तो उसके लिए हमें इन दोनों वैल्यूज के फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं अगर इनके फैक्टर्स मालूम करता हूं तो ये हमारे पास 8 के फैक्टर आ जाएंगे और ये हमारे पास 18 के फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम ये 8 और 18 इन दोनों को यहाँ पर एक्सपोनेंट या पावर की सूरत में लिख सकते हैं। देखें 8 को अगर लिखना चाहेंगे तो 8 के लिए हमारे पास ये जो फैक्टर्स आए, ये 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो हम इसको 2 रेज़ टू पावर 3 करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 8 ही मिलेगा। इसी तरह ये जो 18 है इसके लिए हमारे पास ये फैक्टर आए थे 2 इंटू 3 इंटू 3, तो मैंने ये 2 को यहाँ पर अलग करके लिख दिया, और ये 3 2 बार आ रहा था तो मैंने इसको 3 रेज़ टू पावर 2 यानी कि इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिख दिया। ठीक है, हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पर अब हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें यहां पर ये दो लॉज इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब अगेन मैं रिपीट करता हूं कि ये जो लॉज मैं सामने लेके आता हूं ये सिर्फ समझाने के लिए लेके आता हूं, आपने ये नहीं समझना कि इनको हमने क्वेश्चन में इस तरह साइड पे करके लिखना है। ठीक है, मैं बार बार इनको सामने इसलिए ला रहा हूं ताकि आप इनको देख देख के आपको ये लॉज जो है वो याद हो जाए। तो अब देखें ये वाली जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर हम ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे, पावर लॉ। इसमें देखें हमारे पास एक्सपोनेंट की सूरत में वैल्यू आ रही है, तो ये जो एक्सपोनेंट है या पावर है इसको हम इस लॉ के शुरू में यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, इस लॉ को यूज करते हुए ये हमारे पास आ जाएगा। देखें इस 3 को मैं यहाँ शुरू में ले आया, ठीक है, और बाकी वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। उसके बाद ये मैंने माइनस का साइन पुट किया। अब इस वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए हम ये जो प्रोडक्ट लॉ है इसको हम यूज करते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पर ये दो वैल्यूज प्रोडक्ट की सूरत में आ रही हैं, यानी कि दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनका लॉग लिया जा रहा है बिल्कुल सेम जिस तरह के देखें यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ में आ रहा है।
तो इसका मतलब है कि इन दो वैल्यूज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों का अलग अलग लॉग लेंगे सेम बेस के साथ और उनके दरमियान प्लस का साइन डाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये 2 का अलग से लॉग ले लिया बेस 3 के साथ, और उसके बाद ये जो 3 था इसका अलग लॉग ले लिया बेस 3 के साथ, ठीक है, और इनके दरमियान मैंने प्लस का साइन डाल दिया, ठीक है। तो ये हमने ये जो प्रोडक्ट लॉ था इसको अप्लाई करके ये वाली टर्म इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट डाल दिया क्योंकि यहाँ पर बाय माइनस का साइन आ रहा था, ठीक है। तो अब देखें नेक्स्ट ये वाला 3 और ये वाला 3 ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, तो इनको हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसको अब ओपन कर लें। तो हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर ये 3 और ये 3 कट गए तो पीछे ये log of 2 to the base 3 ये वाली वैल्यू रह गई, ये मैंने लिख दी। और उसके बाद ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, ये वाली टर्म मैंने लिखी, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस कर देगा, और फिर मैंने ये वाली टर्म यहाँ पर लिख दी। अब ये वाली टर्म भी जब मैंने यहाँ पर लिखी तो यहाँ पर मैंने ये जो पावर लॉ है इसको यूज किया, यानी कि ये जो पावर है या एक्सपोनेंट है इसको मैं इसके शुरू में ले आया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो उसमें ये जो पहली वाली वैल्यू है और ये दूसरी वाली वैल्यू ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकती है, तो इनको हम आपस में कैंसिल कर लेते हैं, ठीक हो गया। पीछे हमारे पास ये वाली वैल्यू रह जाती है। तो अब देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, -2 log of 3 to the base 3। अब यहाँ पर देखें जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो भी सेम है और बेस भी सेम है, तो जब ये दोनों वैल्यू सेम हो तो फिर ये किसके इक्वल होगा। मैंने आपको पीछे दोनों पार्ट में बताया कि इसका आंसर फिर 1 होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये मैंने -2 ये वाला पुट किया और इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो अब ये -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -2। ये हमारा आंसर आ जाता है पार्ट 3 का। अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने एवेल्युएट करना है, यानी कि इसको हमने मुख्तसर करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पर हमें जो एक्सप्रेशन दी गई, यहाँ पर देखें लॉग के साथ बेस को मेंशन नहीं किया गया, तो ये हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर लॉग के साथ बेस को मेंशन नहीं किया जाता तो उसका मतलब है वो कॉमन लॉग है, यानी कि वो बेस 10 वाला लॉग है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों लॉग के साथ बेस 10 को मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले स्टेप में ये जो 25 है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में ले आते हैं। तो देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 25 ही मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके लिए हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये वाली जो टर्म है यहाँ पर हम जो पावर लॉ पढ़ के आए थे वो वाला यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए मैं उस लॉ को सामने ले आता हूँ। अब इसको मैं सामने लेके आ रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। आपने ये लॉ वहां पर क्वेश्चन में इस तरह साइड पर लिखना नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये पावर लॉ क्या था कि अगर आपके पास लॉग में इस तरह एक्सपोनेंट या पावर वाली वैल्यू आ रही हो तो इस एक्सपोनेंट या पावर वाली वैल्यू को आप लॉग के शुरू में ले जाएं, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हम ले आए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो 2 है इसको हम इस लॉग के शुरू में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये जो एक्सपोनेंट या पावर थी इसको मैं इस लॉग के शुरू में ले आया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो देखें इन दोनों टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। ये हमने 2 को कॉमन लिया, पीछे यहाँ पर ये वाली टर्म रह गई और यहाँ पर ये वाली टर्म रह गई, ठीक है। अब ये जो 2 टर्म है यहाँ पर हम एक और लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं सामने लेके आता हूँ। ये प्रोडक्ट लॉ था कि देखें अगर 2 सेम बेस वाली वैल्यूज का लॉग लिया जा रहा हो और उनके दरमियान प्लस का साइन हो, जिस तरह के यहाँ पर देखें ये 2 सेम बेस वाली वैल्यूज हैं और इनका लॉग लिया जा रहा है, उनके दरमियान प्लस का साइन है, तो हम इन 2 वैल्यूज को इस तरह प्रोडक्ट की सूरत में या मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 2 वैल्यूज है 2 और 5, इनको हम प्रोडक्ट की सूरत में लिख लें, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगी। देखें मैंने ये जो 2 वैल्यूज थी 2 और 5 इनको मैंने प्रोडक्ट की सूरत में या मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिख, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें देखें ये लॉग वाली वैल्यू और इसकी बेस ये दोनों सेम है, दोनों 10 10 है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर फिर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये आपको पीछे में बता चुका हूं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 into 1 हो जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने एवेल्युएट करना है, यानी कि इसको हमने मुख्तसर करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें इसको एवेल्युएट करने के लिए पहला स्टेप हमें ये करना पड़ेगा, ये जो 64 है और 25 है इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए इस 64 के पहले मैं फैक्टर मालूम कर लेता हूं। तो अब देखें 64 के फैक्टर यहां पर मालूम करूंगा, तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा बजाय कि 2 से डिवाइड करूं, ठीक है। पीछे हम एक पार्ट में हमने 64 के फैक्टर मालूम किए थे, इसको हमने 2 से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पर मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। ये मैं आगे जाके फिर एक्सप्लेन करूंगा कि इसको हमने 4 से क्यों डिवाइड किया, ठीक है। तो अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो देखें यहाँ पर 4 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो 64 की जगह हम पुट कर सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको वापस 64 ही मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह ये जो 25 है इसको मैंने 5 रेज़ टू पावर 2 करके लिख दिया, यानी कि इसको भी मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब देखें अगर 5 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 25 ही मिलेगा।
अब देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें ये दो लॉग वाली टर्म आ रही है और दोनों में एक्सपोनेंट या पावर हमारे पास आ रही है। तो यहां पर इनको सॉल्व करने के लिए हम जो पावर का लॉ था लॉगरिथम का, मैं सामने ले आता हूं, इस वाले लॉ को यूज करेंगे। यानी कि देखें इस लॉ के मुताबिक ये जो पावर आ रही होती है लॉग वाली टर्म में, इस पावर को हम इस लॉ के शुरू में ले आते हैं। देखें ये n को यहां शुरू पे ले आए, तो इस तरह ये जो हमारे पास दो पावर आ रही है 3 और 2, इनको हम इन दोनों टर्म के शुरू में ले आएंगे। ठीक है, अब ये जो लॉ है ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वहां पर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसको राइट साइड पे लिखेंगे। ठीक हो गया, तो अब देखें हम इस लॉ को यूज करते हैं। तो यहां पर इसकी जो पावर आ रही थी 3, इसको मैं शुरू में ले आया हूं और बाकी टर्म मैंने एज इट इज लिख दी। इसी तरह इस टर्म में भी जो पावर या एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही थी इसको मैं यहां पर शुरू में ले आया हूं और बाकी टर्म मैंने एज इट इज लिख दी। ठीक है, तो अब ये वाला 3 और ये वाला 3 ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो इनको हम कैंसिल कर लेते हैं। पीछे हमारे पास जो वैल्यूज रहेगी हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने ये पहली वाली टर्म लिख दी और प्लस यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई को 4 हो जाएगा और साथ में मैंने ये वाली जो वैल्यू थी इसको लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये दो टर्म आ रही हैं। अब इन दोनों टर्म में देखें जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो भी सेम है और बेस भी सेम है। यहाँ पर 4 है वैल्यू और इसकी बेस 4 है, यहाँ पर 5 है वैल्यू, इसकी बेस 5 है। तो यहाँ पर अब हम जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी थ्रू आउट यूज करते हैं कि अगर आपके पास लॉग वाला नंबर या वैल्यू भी सेम हो और उसकी बेस भी सेम हो तो फिर ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पुट कर लेंगे 1, यहाँ पर मैंने 1 पुट कर लिया और ये मैंने 4 इंटू इसकी जगह मैंने 1 पुट कर लिया। तो अब देखें इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा और साथ में ये वाला 1 लिख दिया। तो अब 1 + 4 5, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 5 का। अच्छा जी, पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने इवैल्यूएट करना है या इसको हमने मुख्तसर करना है, इसका सॉल्यूशन है। पहले हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि हम ये जो 12 है इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए, यहाँ पर ये जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है इसको खत्म करें और इसको फिर फर्दर सॉल्व करें। तो ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा लेंथी है, हम इसको शॉर्ट वे में करते हैं। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है इस पे हम जो प्रोडक्ट लॉ है लॉगरिथम का वो अप्लाई कर लेते हैं। मैं प्रोडक्ट लॉ को सामने ले आता हूं, देखें ये वाला लॉ था। अब अगर आप इस लॉ को देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें, हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो इसका मतलब है कि हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं 12 और 0.25 इनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको मैं प्रोडक्ट की सूरत में लिख लेता हूं। ठीक है, ये मैंने 12 इंटू 0.25 इनको मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब 12 को अगर आप 0.25 से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म बन गई। आप देखें ये जो हमारे पास टर्म आ रही है इसमें जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो 3 है और इसकी बेस भी 3 है। तो यहाँ पर हम लॉग की वही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि हम पीछे मुख्तलिफ पार्ट में यूज करते आए हैं कि अगर लॉग वाला नंबर भी सेम हो और उसकी बेस भी सेम हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये इसका आंसर 1 के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया। ठीक है, इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो इनमें देखें एक से ज्यादा लॉग वाली टर्म आ रही है, तो हमने इनको सिंगल लॉग वाली टर्म में लेके आना है। ठीक है, तो देखें पार्ट 1 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको सोल्यूशन है। पहले हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब इसमें ये जो दो लॉग वाली टर्म है इनको लेके आएंगे हम सिंगल लॉग वाली टर्म में। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो लॉज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं इनको सामने ले आता हूं। अब ये लॉज मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, आपने इसको क्वेश्चन का पार्ट नहीं समझना। ठीक है, अब ये जो पहले वाला लॉ है ये पावर लॉ है, तो यहां पर हम इस लॉ को यूज करते हुए ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही है 1/2 और ये वाला 2, इनको उठा के हम एक्सपोनेंट बना लेते हैं या पावर की सूरत में इनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें ये पहली वाली टर्म है, इसकी मैंने ये जो 1/2 है जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी इसको मैंने एक्सपोनेंट या पावर की सूरत में लिख दिया। इस तरह इस 2 को भी मैंने यहाँ पर पावर की सूरत में लिख दिया इस लॉ को यूज करते हुए। अब नेक्स्ट ये जो 25 है इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर की सूरत में लिख दें, तो देखें इसको मैंने 5 लिख दिया और यहाँ पर ये 3 है, यानी कि 3 दो बार आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाली जो पावर है ब्रैकेट के अंदर वाली पावर और ब्रैकेट के बाहर जो 1/2 आ रहा है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ये वाला 2 और ये वाला 2 इनको हम आपस में कैंसिल कर लेंगे। तो पीछे हमारे पास जो वैल्यूज रहेगी है वो हम नीचे लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया यहाँ पर log 5 प्लस ये log 9 आ गया। तो अब देखें ये हमारे पास दो लॉग वाली टर्म आ रही है जो कि आपस में प्लस हो रही है, तो ये जो प्रोडक्ट लॉ है इसको हम यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आपके पास इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो हम इसके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लिख सकते हैं, यानी कि जो 5 और 9 है इनको हम प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख लूंगा log ऑफ 5 इंटू 9 मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो ये हमारे पास log 45 ये आंसर आ जाता है। ये देखें ये जो दो लॉग वाली टर्म आ रही थी इनको हमने मुख्तसर करके सिंगल लॉग वाली टर्म में लिख दिया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, अब पार्ट 2 में ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि इसमें ये जो दो टर्म लॉग की सूरत में आ रही है तो इनको हमने एक लॉग वाली टर्म में लेके आना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है, हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जिस लॉ की जरूरत पड़ेगी लॉगरिथम की, वो मैं सामने ले आता हूं। ये कोशेंट लॉ है। ठीक है, देखें यहाँ पर हमारे पास ये दो लॉग वाली वैल्यूज आ रही है, उनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, जिस तरह के यहाँ पर इस लॉ में अगर आप देखें राइट साइड पे, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों वैल्यूज को इस तरह फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। तो हम इनको लिख लेंगे, ये मैंने 9 और 1/3 को फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर देखें, ये जो 1/3 आ रहा है, ये जो 3 है, इस 3 को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 9 into 3 हो जाएगा। अब 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो ये हमने ये जो दो लॉग वाली टर्म थी, इनको चेंज कर दिया सिंगल लॉग वाली टर्म में। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि देखें, ये जो दो लॉग वाली टर्म आ रही है, इनको हमने सिंगल लॉग वाली टर्म में लेके आना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें, यहाँ पर ये दो टर्म आ रही है और दोनों में एक्सपोनेंट की वैल्यूज आ रही है, दोनों में पावर की वैल्यू आ रही है। तो पहले हम जो लॉगरिथम का पावर लॉ है, मैं आपको ये लॉ सामने ले आता हूं, इसको यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। देखें, इसमें हम ये करते हैं कि जो पावर आ रही है, इनको हम उठा के यहाँ शुरू में ले आते हैं। ठीक है, तो देखें हमारे पास जो नई एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये जो एक्सपोनेंट 2 है, इसको मैं उठा के यहाँ शुरू में ले आया हूँ, इस लॉग के शुरू में मैंने लिख दिया। इसी तरह ये जो एक्सपोनेंट 3 है, इसको भी मैं यहाँ शुरू में ले आया हूँ। ठीक है, हमने इस लॉ को यूज किया, पावर लॉ को यूज करके ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यूज थी, इनको उठा के हम यहाँ शुरू में ले आए। ठीक है, अब देखें, ये दो टर्म्स है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। डॉट का मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 2 और 3, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, और पीछे ये वाली टर्म मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखें, यहाँ पर ये लॉग की दो टर्म आ रही हैं, दोनों में बेसिस डिफरेंट है, यहाँ पर बेस 5 है और यहाँ पर बेस a है। तो अब हम जो फोर्थ लॉ हमने पढ़ा था लॉगरिथम का, जो चेंज ऑफ बेस वाला लॉ था, उसको यूज करेंगे। देखें, ये वाला लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास दो सेम बेस वाली वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो, तो हम जो कॉमन या सेम चीज आ रही होती है, जैसे ये बेस ए यहाँ पर आ रही है, तो इसको हम छोड़ लेंगे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे। देखें, ये लॉग एक्स को मैंने एज इट इज लिख दिया, और नीचे वाली वैल्यू में ये जो बी है, इसको हम बेस बना लेंगे, यानी कि हमने बेस को चेंज कर लिया, ए की जगह हम बेस बी को ले आए, और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी, इसको हम इस तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम ये जो लॉ है, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि इसकी जो नीचे वाली टर्म है, इसको मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आता हूं। तो यहां पर ये डिवाइड हो रही है इस टर्म पे, दूसरी तरफ ये वाली टर्म आएगी तो इस टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये वाला जो लॉ है, इसको यूज करते हुए ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें आप देखें, जो चीज सेम आ रही है, जैसे कि यहाँ पर ये बेस 5 सेम है और ये वैल्यू 5 आ रही है, ये दोनों सेम है, तो इनको हम छोड़ देंगे। जो चीज सेम आ रही है उसको छोड़ देंगे, और बाकी ये जो B और A है, इनको हम अपनी पोजीशन पे रहने देंगे। ठीक है, तो देखें, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये मैंने 6 लिखा, इसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मैंने ये लॉग लिख दिया और इसकी बेस A मैंने लिख दी, यानी कि इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, और इसके सामने मैंने ये B लिख दिया, यानी कि इसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया। जहां पर इनकी पोजीशन थी B की और A की, उनको मैंने अपनी पोजीशन पर लिख दिया, और ये जो 5 आ रहा था, इसको हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमने सेम इस लॉ को अप्लाई करते हुए इस एक्सप्रेशन को चेंज ऑफ बेस लॉ से सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी मुख्तसर फॉर्म या सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाती है। हमने ये दो लॉग वाली टर्म को चेंज कर दिया सिंगल लॉग वाली टर्म में। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि ये जो दो लॉग वाली वैल्यूज आ रही हैं, इनको हमने सिंगल लॉग वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें, यहाँ पर हम ये दो जो लॉज हैं, इनको यूज करेंगे। ये लॉज मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर सामने रखे हुए हैं। ये पहला वाला लॉ है पावर लॉ। इसके मुताबिक ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 2, इसको आप उठा के इसकी पावर या इसको एक्सपोनेंट बना दे। ठीक है, तो मैं इसको पावर या एक्सपोनेंट बना देता हूं। ठीक है, ये मैं इस 2 को उठा के यहां पर ले आया। ठीक है, और साथ में मैंने ये वाली टर्म लिख दी। अब ये दो टर्म्स आ रही हैं, तो यहां पर अब ये जो प्रोडक्ट लॉ है, इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दो सेम बेस वाली टर्म्स हैं और आपस में प्लस हो रही है, तो इनको हम इस तरह प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको जब प्रोडक्ट की सूरत में लिखेंगे तो आपके पास ये देखें इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये x2 और y, इनको मैंने प्रोडक्ट की सूरत में या मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाती है, यानी कि ये जो दो लॉग वाली टर्म आ रही थी, इनको हमने मुख्तसर करके एक लॉग वाली टर्म में या सिंगल लॉग वाली टर्म में लिख दिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब यहां पर 3 टर्म आ रही है लॉग वाली, तो हमने इन 3 लॉग वाली टर्म को सिंगल लॉग वाली टर्म में लेके आना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखें ये वाले लॉज हम यहां पर यूज करेंगे। अभी मैंने आपको समझाने के लिए ये वाले लॉज सामने रखे।
पहले हम ये जो पावर वाला लॉ है इसको यूज करेंगे और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 4, इसको उठा के यहाँ पर हम एक्सपोनेंट बना देंगे, ठीक है, इसको हम पावर बना देंगे। तो ये मैं 4 को यहाँ पर ले आया हूं। अब हमारे पास ये 3 टर्म आ रही है। अब हम ये जो पहली वाली 2 टर्म है इनको सॉल्व करते हैं, ये जो कोशेंट लॉ है इसको अप्लाई करते हुए, क्योंकि यहाँ पर देखें सेम बेस वाली 2 टर्म आ रही है और ये आपस में माइनस हो रही है। तो जब सेम बेस वाली 2 टर्म आपस में माइनस हो रही हो तो उनको हम इस तरह फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये x4 और y इनको हम फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख सकते हैं। तो ये मैंने लॉग ऑफ x4 ओवर y, यानी कि ये वाली वैल्यू लिख दी x4 और इस पे मैंने डिवाइड कर दिया y को, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 टर्म आ रही हैं। अब देखें ये 2 टर्म है, इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है। तो अब ये जो प्रोडक्ट लॉ है इसको हम यूज कर सकते हैं कि ये 2 सेम बेस वाली टर्म आ रही हैं और इनके दरमियान प्लस का साइन है। जिस तरह के यहाँ पर देखें सेम बेस वाली टर्म है और इनके दरमियान प्लस का साइन है। तो अब इन दोनों टर्म को हम प्रोडक्ट की सूरत में या मल्टीप्लीकेशन की सूरत में लिख सकते हैं। तो हम ये जो 2 टर्म आ रही है x4 ओवर y और z, इनको हम प्रोडक्ट की सूरत में लिख लेंगे। तो देखिए हम इनको प्रोडक्ट की सूरत में लिखेंगे। तो ये z को यहाँ पर ऊपर मैंने लिख दिया x4 इंटू z लिख दिया और डिवाइडेड बाई ये वाला y आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। हमने इस एक्सप्रेशन को जिसमें कि 3 लॉग वाली टर्म्स आ रही थी इनको हमने सिंगल लॉग वाली टर्म में चेंज कर लिया। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 6 से इसमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब यहाँ पर देखें एल और जी की जगह एल एन आ रहा है, यानी कि नेचुरल लॉग यहाँ पर है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम सेम बीइंग वाले लॉज इस्तेमाल करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 3 लॉज जो है इनको हम अप्लाई करेंगे। ये लॉज आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ सामने रखे हुए हैं। अब देखें पहले तो ये पावर लॉ को यूज करते हुए ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 2, 3 और 4, इनको हम उठा के यहाँ एक्सपोनेंट या पावर बना लेंगे, ठीक है। तो देखें ये हमारी एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगी। तो ये 2 को मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंट बना दिया, इस 3 को भी मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंट बना दिया और इस 4 को मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंट या पावर बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इसमें देखें ये जो पहली वाली 2 टर्म है इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है। तो इन दोनों टर्म को हम ये जो प्रोडक्ट वाला लॉ है इसको यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेम बेस वाली टर्म है जो कि आपस में प्लस हो रही है। तो इनको हम प्रोडक्ट की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये a2 और b3 इनको हम प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आप कह सकते हैं कि लिख सकते हैं। तो ये मैंने ln a2 इंटू b3 इनको मैंने प्रोडक्ट की सूरत में लिख दिया। अब हमारे पास ये 2 टर्म आ रही है और इनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है। अब देखिए ये जो 2 टर्म है दोनों में बेसिस सेम है। तो अब हम ये जो कोशेंट लॉ है इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेम बेस वाली 2 टर्म अगर हो और उनके दरमियान माइनस का साइन हो तो हम ये जो 2 टर्म x और y है इनको हम इस तरह फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो 2 टर्म है यहाँ पर a2 b3 और c4 इनको हम फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख सकते हैं इस कोशेंट लॉ को अप्लाई करते हुए, ठीक है। तो मैंने ln ये मैंने a2 b3 डिवाइडेड बाय c4 लिख दिया। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। हमें ये जो एक्सप्रेशन दी गई थी जिसमें कि 3 टर्म आ रही थी लॉग वाली, हमने उनको कन्वर्ट कर लिया सिंगल लॉग वाली टर्म में। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो इनको अब हमने लॉगरिथम के लॉज को यूज करते हुए एक्सपेंड करना है, ठीक है। इनको हमने फैलाना है। अब जो पिछला क्वेश्चन था वहां पर हम मल्टीपल लॉग को कन्वर्ट कर रहे थे सिंगल लॉग में। यहाँ पर अब ये सिंगल लॉग में वैल्यू आ रही है तो इसको हम मल्टीपल लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन है। अब देखिए तो पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन है। मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें यहाँ पर ये 2 वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम जो कोशेंट लॉ हम पढ़ के आए थे ये वाला, देखें ये 2 वैल्यूज अगर डिवाइड हो रही है तो इनको हम इस तरह माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम माइनस के फॉर्म में लिख लेंगे। ये मैंने log 11 माइनस log 5 लिख दिया, बस ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने एक्सपेंड करना है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको सोल्यूशन है। पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखिए पहले स्टेप में ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है इसको हम रिमूव करते हैं। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो मैंने स्क्वायर रूट को हटा के इसकी वैल्यू 1/2 पुट कर दी। अब देखें इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ये एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही है। तो हम ये पावर लॉ जो पढ़ के आए थे इसको यूज करते हुए ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम यहाँ स्टार्ट पे ले आते हैं, ठीक है। तो मैं इस पावर को स्टार्ट में ले आता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी। तो इसमें देखिए ये 8 और a6 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ को यूज करेंगे, ये वाला लॉ हम यूज करेंगे और ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको हम इस तरह प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो देखें इनको हम प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया log of 8 प्लस log of 6, ठीक है। दोनों को मैंने प्लस की फॉर्म में लिख दिया इस प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए। अब ये जो हमारे पास 8 आ रहा है इस 8 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो उसके लिए हमें इस 8 के फैक्टर मालूम करना पड़ेंगे। तो देखें अगर 8 के फैक्टर मालूम करेंगे तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ जाते हैं। अब ये 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। तो इस 8 की जगह हम 2 raised to power 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इस 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया।
अब देखिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन रही है इसमें ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यूज आ रही है, तो हम ये सेम पावर वाला लॉ यूज करके ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यूज है इनको स्टार्ट में ले आते हैं इन दोनों टर्म में, ठीक है। तो इनको जब स्टार्ट में लेके आएंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें ये 3 को मैं यहाँ पर स्टार्ट में ले आया हूँ और इस 6 को मैं इधर स्टार्ट में ले आया, ठीक है। अब देखें जो ब्रैकेट के बाहर 1/2 आ रहा है, इसको ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3/2 और साथ में मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी, उसके बाद प्लस ये 6/2 हो गया और साथ में मैंने ये वाली लॉग की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब ये 2 इस 6 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 2 और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज हम नीचे लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 और साथ में मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी, प्लस यहाँ पर हमारे पास 3 रह गया, मैंने 3 लिख दिया और साथ में ये वाली वैल्यू लिख दी, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, पार्ट 3 इसमें ये एक्सप्रेशन दी गई, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें पहले हमने एक्सप्रेशन को लिखा, अब देखें इस एक्सप्रेशन को आप देखें तो यहाँ पर ये दो वैल्यू जो है ये आपस में डिवाइड हो रही है, तो हम ये जो कोशेंट लॉ है इसको यूज करते हुए ये दोनों वैल्यूज को इस तरह माइनस की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने दोनों वैल्यू देखें, ऊपर वाली वैल्यू को मैंने लिख दिया और माइनस फिर मैंने नीचे वाली वैल्यू को लॉग लेके उसको भी मैंने माइनस की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये देखें मैंने ये लॉग और उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू लिखी, उसके बाद माइनस, फिर मैंने लॉग लेके नीचे वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। ये हमने कोशेंट लॉ को यूज किया। अब आप अगर ये पहली वाली टर्म देखें तो इसमें ये A2 और B2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम ये प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इनको इस तरह प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये A2 और B को आप प्लस की फॉर्म में लिख लें। ये मैंने देखें log ऑफ A2 प्लस log ऑफ B लिख दिया और माइनस ये वाली टर्म हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर देखिए जो पहली वाली टर्म है इसमें ये एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही है, तो हम ये पावर लॉ के तहत ये जो एक्सपोनेंट है इसको इस टर्म के शुरू में ले जाते हैं, ठीक है। तो 2 को आप स्टार्ट में ले जाएं, ये आपके पास इस पार्ट का सोल्यूशन आ जाता है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, पार्ट 4 इसमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए। तो इसका सॉल्यूशन है, हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें इसमें ये पहले जो एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही है इस लॉ को यूज करते हुए इस एक्सपोनेंट की वैल्यू को हम यहाँ स्टार्ट पे ले आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट पे ले आता हूँ, ये मैंने 1/9 लिखा और साथ में ये वाली टर्म मैंने लिख दी, ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास ये जो दो वैल्यूज है ये आपस में डिवाइड हो रही हैं, एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड, ये डिवाइड हो रही हैं। तो अब ये कोशेंट लॉ को यूज करते हुए हम इन दोनों वैल्यूज को इस तरह माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस कोशेंट लॉ को यूज करते हुए मैं इन दोनों वैल्यूज को मैंने देखे माइनस की फॉर्म में लिख दिया, मैंने लॉग ऑफ एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ जेड लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो उसमें देखें ये एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं। तो अब ये प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए हम एक्स और वाई को इस तरह प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इस x और y को मैंने देखें प्लस की फॉर्म में log ऑफ x प्लस log ऑफ y लिख दिया और साथ में ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। और इन सारी टर्म के साथ ये 1/9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, पार्ट 5 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहला स्टेप में ये जो क्यूब रूट यहाँ पर आ रहा है इसको हम खत्म करते हैं। तो जब क्यूब रूट को खत्म करेंगे तो उसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे 1/3, ठीक है। ये मैंने क्यूब रूट को खत्म कर दिया और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी 1/3, ठीक है। अब हम ये जो पावर लॉ है इसको यूज करते हुए जो एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही है इसको यहाँ स्टार्ट पे ले आते हैं, ठीक है। तो 1/3 को आप स्टार्ट पे ले आए और साथ में मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। अब नेक्स्ट देखें ये 16 और x3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट की सूरत में आ रहे हैं। तो हम ये प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इन दोनों वैल्यूज को इस तरह प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये मैंने log ऑफ 16 प्लस log ऑफ x3 लिख दिया। अब ये जो 16 है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं या पावर की सूरत में ले आते हैं। तो उसके लिए 16 के अगर हम फैक्टर मालूम करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो हम ये 16 की जगह 2 raised to power 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 16 को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें अब ये जो पावर्स आ रही हैं इनको अगेन ये जो पावर लॉ है इसको यूज करते हुए इन दोनों टर्म के स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है। तो देखें इनको मैं लेके आता हूं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी इस तरह बन जाएगी। ये देखें इस 4 को यहाँ में स्टार्ट पे ले आया हूं और यहाँ पर ये वाली जो पावर 3 थी इसको भी मैंने यहाँ पर स्टार्ट पे ले आया, ठीक है। अभी जो 1/3 आ रहा है ब्रैकेट के बाहर, इसको ब्रैकेट के अंदर ये जो दोनों टर्म्स हैं इनके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 log 2 प्लस ये 3/3 log x हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 3 और ये 3 आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर रहे हैं, इनको आपस में हम डिडक्ट कर लेते हैं। पीछे हमारे पास जो वैल्यूज रह गई हैं वो हम लिख लेते हैं। ये हमारी पहली टर्म आ गई और यहाँ पर log ऑफ x रह गया था, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। उसके बाद आ जाए पार्ट 6, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई, इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो इसका सोल्यूशन है, हमने एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। पहले स्टेप में ये पावर लॉ को यूज करते हुए जो एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही है इसको हम इसके स्टार्ट पे ले आते हैं। तो इस 5 को हम स्टार्ट में लिख लेंगे, ठीक है। ये मैंने 5 लिखा और साथ में ये वाली टर्म लिख दी। अब देखें ये जो दो वैल्यूज है
1 माइनस ए और बी ये आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो अब ये कोशेंट लॉ का यूज करते हुए हम इन दोनों वैल्यूज को इस तरह माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको माइनस की फॉर्म में लिख लेंगे। ये हमारा आ जाएगा, ये मैंने log 1 माइनस ए लिख दिया और फिर ये माइनस का साइन डाल के log ऑफ बी लिख दिया। ठीक है, और यहां पर मैंने ये दो ब्रैकेट्स पुट कर दी क्योंकि ये 5 जो है इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर आ जाता है पार्ट 6 का, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये नीचे में कुछ इक्वेशन दी गई, तो इनमें हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पार्ट 1 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है। अब इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस इक्वेशन को लिखा। अब देखें इस इक्वेशन की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पर ये दो लॉग वाली वैल्यूज आ रही हैं सेम बेस की, और इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। देखें इस लॉ के तहत हम ये जो दो वैल्यूज हैं 2 और x, इनको इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में या मल्टीप्लीकेशन की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेता हूं। ये मैंने log ऑफ 2x लिख दिया, यानी कि ये 2 और x इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, और उसके बाद इक्वल टू ये वाला 1 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन आ रही है यहाँ पर log की बेस नहीं लिखी हुई, तो हम जानते हैं कि जब log की बेस नहीं लिखी होती तो उसकी बेस 10 होती है, वो कॉमन log होता है। ठीक है, तो मैं इसकी बेस लिख लेता हूं, इसकी बेस आ जाएगी 10। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन आ रही है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, तो इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का तरीका हमने एक्सरसाइज 2.2 में सीखा था। वहां पर आपको मैंने ये दो फार्मूलाज बताए थे, जनरल फार्मूलाज। ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला था और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला था। तो अब हमें इस फॉर्म से लेके जाना है इस फॉर्म में, इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो देखिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप लिखेंगे सबसे पहले ये बेस वैल्यू 10 और इसकी पावर ये 1 बन जाएगी, और ये 2x इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा। सेम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने इस लॉगरिथमिक फॉर्म को लिख लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो 10 की पावर 1 आ रहा है, तो इसको हम सिर्फ 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। 2 जब दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर 10 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस 2 को 10 पे डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 और 2 5 10 हो गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम x की वैल्यू लिख लेते हैं, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसमें हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले इस इक्वेशन को हमने लिखा। अब देखें इस इक्वेशन की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पर ये दो लॉग वाली वैल्यूज आ रही है जिनकी बेसिस सेम है, इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है। तो हम प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए ये वाला लॉ यूज करेंगे, और ये जो 8 और x है इनको हम प्रोडक्ट की सूरत में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, ये मैंने log ऑफ 8x लिख दिया। ठीक है, x और 8 दोनों को मैंने प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन की सूरत में लिख दिया, और इक्वल टू ये वाला 5 लिख दिया। अब ये इक्वेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास आ रही है, तो इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि पावर की सूरत में इसको लेके आना पड़ेगा। तो देखिए आपको मैंने ये दो फार्मूलाज बताए थे, हमने जब एक्सरसाइज 2.2 पढ़ी थी वहां पर हमने ये दो फार्मूला देखे थे। ये लॉगरिथमिक फॉर्म का जनरल फार्मूला है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फार्मूला है। तो हमने इस फॉर्म से कन्वर्ट करना है इस वाले फॉर्म में, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, तो देखिए हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी वो इस तरह आ जाएगी। देखें ये जो बेस 2 है इसको मैंने लिखा, और इसकी पावर इस 5 को मैंने बना दिया, और 8x को मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ ले गया हूं। सेम जिस तरह का ये फार्मूला है, इस फार्मूला के तहत मैंने इस लॉगरिथमिक फॉर्म को मैंने चेंज कर लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखें इस इक्वेशन में ये जो 2 रेज़ टू पावर 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि 2 जो है 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को अगर आप 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 32 मिलेगा। ठीक है, और इक्वल टू 8x मैंने लिख दिया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ दूसरी तरफ जाके 32 पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 32 पे डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 8 1 8 और 8 4 32 हो जाता है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये हम अपना आंसर लिख लेंगे, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 3 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई, तो हमने इसमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सोल्यूशन है, हमने इस इक्वेशन को लिखा। अब पहला स्टेप में हम ये करते हैं कि जो 81 और 243 यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं, इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि पावर की सूरत में लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें इनके फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। तो हम 243 के फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं, इसी में ये 81 के फैक्टर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप 243 के फैक्टर्स मालूम करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ पर देखें ये 81 के भी फैक्टर्स आ रहे हैं। अब 81 को पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो 81 के लिए देखें ये 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम ये 3 आ रहा है। तो 81 की जगह हम 3 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये मैंने 3 रेज़ टू पावर 4 लिख दिया। और 243 के लिए ये 3 5 टाइम आ रहा है, तो मैंने 3 रेज़ टू पावर 5 लिख दिया। ठीक है, ये दोनों 243 और 81 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब देखें जो ब्रैकेट के अंदर पावर आ रही है, इनको ब्रैकेट की बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये
4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पर 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x हो गया, और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन की दोनों तरफ टर्म आ रही है, दोनों में बेस सेम है, तो अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। मैंने पावर्स को इक्वल रख दिया। ठीक है, अब ये जो x वाली टर्म है इनको एक तरफ ले जाते हैं, 5x को मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन की तरफ मैंने 10 लिख दिया। अब 5x में से 4x को माइनस करें तो आपके पास x आंसर आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 5 चूंकि बड़ा था 4 से और इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और इज इक्वल टू 10 हो गया। अब ये x का माइनस का साइन खत्म करेंगे तो हम दोनों साइड को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा और इस 10 के साथ हम माइनस ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई तो इसमें हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सॉल्यूशन है, पहले हमने इस इक्वेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि इक्वेशन की दोनों तरफ हम सेम बेसिस बना लेते हैं। ठीक है, देखिए इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर हमारे पास बेस आ रही है 27, तो इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी भी हम बेस 27 कर लेते हैं। तो उसके लिए ये जो हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है, जो कसम में वैल्यू आ रही है, इसकी हम रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि इसको हम उलट देते हैं। ठीक है, तो इसकी जब रेसिप्रोकल वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास ये 27/1 बन जाएगा। तो देखें, जब भी आप किसी फ्रैक्शन की रेसिप्रोकल वैल्यू लिखते हैं तो फिर उसकी जो पावर होती है उसका हम साइन चेंज कर लेते हैं। अगर पावर पॉजिटिव वैल्यू के साथ होगी, प्लस साइन के साथ होगी, तो उसको माइनस कर दिया जाता है, और अगर पावर के साथ माइनस का साइन होगा तो उसको हम प्लस कर देते हैं। तो यहां पर मैंने इस पावर का साइन चेंज कर दिया, मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ये 27/1 को आप लिख सकते हैं 27। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप 27 लिखे तब भी ठीक है, या मैंने थोड़ा इसको क्लियर करने के लिए 27 की पावर 1 लिख दिया, क्योंकि जब भी किसी बेस की पावर नहीं लिखी हुई होती तो हम जानते हैं उसकी पावर 1 की इक्वल होती है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन की दोनों तरफ देखें सेम बेसिस आ रही है, दोनों तरफ 27 और 27 बेस आ रही है और इनकी ये पावर्स आ रही है। तो जब भी इक्वेशन की दोनों तरफ बेसिस अगर सेम हो तो फिर उनकी पावर्स को हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, बेसिस इक्वल हो तो फिर पावर को भी हम इक्वल रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाली पावर लिख दी, -x + 6 इज इक्वल टू, मैंने 1 पुट कर दिया। अब इस x6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब आप 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 6 1 से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब दोनों तरफ इक्वेशन के माइनस का साइन आ रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए आप दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दोनों तरफ से ये माइनस का साइन खत्म हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है तो हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, अब देखें यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दी गई है इसमें लॉग के साथ बेस वैल्यू नहीं लिखी गई। तो हम जानते हैं कि जब लॉग के साथ बेस की वैल्यू नहीं लिखी होती तो वो वैल्यू 10 की इक्वल होती है। तो मैंने पहले इसमें जो बेस है वो ऐड कर दिया, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस जो इक्वेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में आ रही है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो फार्मूलाज है वो हमने एक्सरसाइज 2.2 में पढ़े थे। देखें ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया थे, ये लॉगरिथमिक फॉर्म के जनरल फार्मूला था और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जनरल फार्मूला था। हमने इस फॉर्म से लेके आना है इस इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में। ठीक है, तो देखें इसको जब चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। देखें ये जो बेस 10 है इसको लिखें और ये जो 2 है इसको इसकी पावर बना दें और ये 5x - 10 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। सेम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें ये जो 10 की पावर 2 आ रहा है इसका मतलब है कि 10 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो 5x के साथ -10 आ रहा है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए, तो जब उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा था, दूसरी तरफ आके 100 के साथ प्लस हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करें तो ये 110 हो जाएगा इज इक्वल टू 5x हो गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 5 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 110 पे डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड करते हैं, ये 5 1 5 और 5 22 टाइम डिवाइड होता है 110 पे। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 22। तो ये वैल्यू हम इसकी लिख लेते हैं, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 6 इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है तो इसमें हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सॉल्यूशन है, हमने इस इक्वेशन को लिखा। अब देखें इक्वेशन की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पर ये 2 लॉग वाली वैल्यूज आ रही है जिनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है। तो हम यहाँ पर लॉग का जो कोशेंट लॉ था यानी कि ये वाला लॉ, इसको अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें ये 2 वैल्यूज माइनस की सूरत में आ रही है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को यानी कि x+1 और x-4 इनको हम इस तरह डिवाइड की सूरत में या फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस लॉ को यूज करते हुए ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको हम फ्रैक्शन की सूरत में या डिवीजन की सूरत में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, और इज इक्वल टू ये वाला 2 आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है जो कि लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि पावर की सूरत में।
तो हम ये चीज एक्सरसाइज 2.2 में सीख के आए हैं। आपको वहां पर मैंने ये दो फार्मूलाज बताए थे, ये जनरल फार्मूला है लॉगरिथमिक फॉर्म का और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जनरल फार्मूला है। तो अब हमें इस फॉर्म से इस एक्सप्रेशन को लेके जाना है इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। देखिए इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। देखें ये जो बेस 2 है इसको लिखें और इक्वेशन की दूसरी तरफ जो 2 आ रहा है इसको इसकी पावर बना दें और ये x+1 ओवर x-4 इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा, सेम जिस तरह का ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इस लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये 2 पावर 2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन की तरफ मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। अब ये जो x-4 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, यहां पर ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये x-4 को दूसरी तरफ ले आया हूं। अब ये 4 को x और -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4x और -16 हो जाएगा इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको एक तरफ ले जाएं और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं या नंबर्स हैं इनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। तो देखें ये मैंने 4x माइनस ये वाला x इधर ले आया हूं, तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे, ये -x हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह अब ये -16 को इक्वेशन की इस तरफ लेके आए तो यहाँ पर ये माइनस था, दूसरी तरफ आके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करें, देखिए 4x में से x माइनस करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और यहाँ पर 1 + 16 17 हो जाएगा। अब आप ये 3 को भी दूसरी तरफ लेके जाएं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 17 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमारा जो बुक पे आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। उसके लिए आप 17 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड होता है, 3 5 15 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा वो क्या होगा, 5 होल 2/3। तो हम x की वैल्यू लिख लेते हैं, ये आ गया 5 होल 2/3। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें टोटल 4 पार्ट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कोई ना कोई पार्ट तकरीबन हर साल ही पेपर में आता है। 4 नंबर का पार्ट होता है, तो आपने ये जो पार्ट है इनको जरा गौर से समझना है। कोई इनसे मुश्किल वाली बात नहीं है, बस इनको थोड़ा सा एहतियात से सॉल्व करना होता है, ठीक है। आसान बहुत है और थोड़ी सी एहतियात हमने करनी होती है इनको सॉल्व करते टाइम। अब क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ये नीचे में कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमने सॉल्व करना है लॉगरिथम टेबल की मदद से, ठीक है। तो अब पार्ट 1 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, अब इसको सोल्यूशन है, हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखिए पहला स्टेप है, आपको जो भी एक्सप्रेशन दी जाए शुरू में आप उसको किसी भी इंग्लिश लेटर x y z के इक्वल रख दे, ठीक है। तो मैं ये जो एक्सप्रेशन है इसको x के इक्वल रख लेता हूं, तो मैंने लिख दिया लेट x इज इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन थी ये मैंने लिख दी, ठीक है। अब हमें चूंकि लॉगरिथम टेबल को यूज करने के लिए कहा गया है तो इसका मतलब है कि हमें हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है इसका अब हमें लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें ये आ जाएगा, मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि जो इक्वेशन की दोनों साइड है इनका हम लॉग लेंगे। तो मैंने दोनों साइड का लॉग ले लिया, ये मैंने लॉग ऑफ x और इस तरह इस एक्सप्रेशन का भी मैंने लॉग ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो लॉज पढ़े थे लॉगरिथम के उनको यूज करते हैं। पहले देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन की राइट साइड है यहाँ पर ये दो वैल्यूज है जो कि आपस में डिवाइड हो रही है। ये ऊपर वाली दोनों टर्म को आप एक वैल्यू के तौर पे ले लें और ये नीचे वाली एक वैल्यू होगी, तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर हम जो क्वोशिएंट लॉ पढ़ के आए थे कि अगर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनको हम माइनस की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को क्वोशिएंट लॉ को यूज करते हुए देखें माइनस की सूरत में मैंने लिख दिया। मैंने ये लॉग लिख के ये वाली जो दोनों वैल्यूज हैं इनको लिख दिया, ये हमारी एक वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये माइनस का साइन पुट करके ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको भी मैंने लॉग लेके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये हमने क्वोशिएंट लॉ को यहाँ पर यूज किया। अब हमारे पास देखें ये जो पहली वाली टर्म आ रही है यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों प्रोडक्ट की सूरत में आ रही हैं। तो अब हम प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इन दोनों को प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट लॉ को यूज करूंगा और इन दोनों वैल्यूज को देखें मैंने प्लस की फॉर्म में लिख दिया, हमारे पास अब ये वैल्यूज बन गई है। अब हम इन सारे नंबर्स के लिए लॉग की वैल्यू मालूम करते हैं। तो देखें हमसे तो क्वेश्चन में कहा गया कि इसके लिए हमने लॉग टेबल को यूज करना है, लेकिन नॉर्मली पेपर में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप लॉग टेबल पे जाएं वहां से वैल्यूज उठाएं, ठीक है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कैलकुलेटर यूज करें। कैलकुलेटर से बाद का स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो आंसर होता है बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा था, लेकिन मैं आपको एक टिप देता हूं, इंशाल्लाह उससे आपका आंसर जो है ऑलमोस्ट 100% जो है वो मैच होगा, ठीक है। अब लॉग किस तरह लिया जाता है, देखिए मैं यहाँ पर आपने जिस सीक्वेंस से कैलकुलेटर के बटन दबाने हैं वो मैं लिख लेता हूँ। पहले आपने लॉग वाला बटन दबाना होता है, फिर वैल्यू यानी कि जिस नंबर को आप लॉग मालूम करना चाह रहे हैं वो नंबर आप पुट करते हैं, फिर आपने इक्वल का साइन पुट करना होता है, तो आपके पास इस नंबर के लिए लॉग की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जब आप इन तीनों नंबर्स के लिए अलग-अलग लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब देखें यहां पर मैं आपको एक टिप देता हूं, एक्चुअली में जब आप कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज मालूम करेंगे तो आपके पास इस तरह इनकी वैल्यूज आएंगी, ठीक है।
ये मैंने लॉग की वैल्यू जो पहला नंबर इसके लिए लिखी हुई है, ये फिर ये जो दूसरा नंबर उसके लिए लिखी हुई है, और ये तीसरे नंबर के लिए मैंने लॉग की वैल्यू लिखी हुई है। इस तरह की वैल्यू जो है कैलकुलेटर्स पे आती है। अब हमें 4 डिजिट तक लिखना होता है, ठीक है, आशारी के बाद हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं। तो देखें, अब ये पहले वाली जो लॉग की वैल्यू है, इसको अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इस 3.68 की जगह यहाँ पर लिखूंगा, तो आपके पास कैलकुलेटर पे इसके लॉग की वैल्यू सर आ रही होगी। ये मैंने 5 डिजिट लिखे हैं, इसके बाद मजीद डिजिट भी आ रहे होते हैं। अब हमें 4 डिजिट चाहिए, ठीक है, तो हम ये 8 तक लिखेंगे, 4 डिजिट यहाँ हो जाते हैं। अब 8 के बाद आपने अगला डिजिट देखना है, अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो हम इस 8 में 1 ऐड कर लेंगे, और अगर अगला वाला डिजिट 5 से छोटा होगा तो हम इस 8 को एज इट इज लिख देंगे, यानी कि हम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अगला डिजिट है 4 है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 6 5 8 करके लिख दिया, मैंने इस 8 में कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। फिर जब आप इस नंबर के लिए लॉग की वैल्यू मालूम करें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास इस तरह आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने उसके पास 5 डिजिट लिखे हैं, उसके बाद मजीद डिजिट भी होते हैं। अब हमें 4 डिजिट चाहिए, ठीक है। तो देखें, अब यहाँ पर ये 4 डिजिट इस 2 तक बनते हैं, इससे अगले वाला डिजिट जो है वो 8 है, ये 5 से बड़ा है, तो अब हम इस 2 में 1 ऐड कर लेंगे, हम राउंड ऑफ कर लेंगे इसको 4 डिजिट तक, लेकिन इस 2 में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो अगले वाला डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मैंने 3 कर दिया, ये 6243 कर दिया, यहाँ पर 6242 आ रहा था, इसको मैंने 6243 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट वाला इस नंबर के लिए जब आप लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे, तो आपके पास इस तरह कैलकुलेटर पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने उसके फर्स्ट 5 डिजिट लिखे हैं, उसके बाद मजीद डिजिट भी आ रहे होते हैं। अब हमें 4 डिजिट तक चाहिए, तो यानी कि ये जो दूसरे वाला 8 है, यहां तक हमने लिखना है, तो आप इससे अगले वाला डिजिट चेक करें, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड करते हैं, अदरवाइज ये पिछले वाला डिजिट हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 5 से छोटी है वैल्यू, तो हम ये जो दूसरे वाला 8 है इसको एज इट इज लिख देंगे। ये हमने 4 डिजिट जो है यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये जो दरमियान वाली वैल्यू थी, इसको जब हमने राउंड ऑफ किया तो हमने यहाँ पर 2 में 1 ऐड करके इसको 3 कर दिया था। अब अगर आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ऑलमोस्ट 100% मैच करेगा, ठीक है। अगर आप राउंड ऑफ करने का ख्याल प्रॉपर रखेंगे तो आपका जो आंसर है वो 100% मैच करेगा। तो इस तरह आप कैलकुलेटर पे अपना टाइम भी बचा सकते हैं और आपका आंसर भी ठीक आएगा। अब आप जब इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाती है। अब हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, यानी कि ये जो लॉग है इसको हमने खत्म करना है, तो उसके लिए हमें इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब देखें, इक्वेशन की इस साइड की जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग और एंटी लॉग ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक्स रह जाएगा, और इस वैल्यू का मैंने एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसका आप कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग किस तरह लेते हैं, देखिए मैं यहाँ पर जिस तरतीब से आपने बटन प्रेस करने कैलकुलेटर के, वो तरतीब आपको बता देता हूं। ये आप पहला शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर लॉग का बटन प्रेस करेंगे, फिर आपने ये वाला नंबर पुट कर लेना, ठीक है। मैंने वैल्यू लिखा है, मतलब ये है कि जिस वैल्यू जिस नंबर का हम एंटी लॉग मालूम करना चाह रहे हैं वो वाली वैल्यू आप एंटर करेंगे, फिर आप इक्वल का साइन पुट करेंगे। तो जब आप इस तरतीब से कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यूज एंटर करेंगे तो आपके पास एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी ये 2.960। ये हमारा आंसर आ जाता है। अगर आप बुक के लास्ट पे जाके देखें तो आपका आंसर 100% इससे मैच हो रहा होगा, ठीक है। हालांकि हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया है, हमने सिर्फ इस चीज का ख्याल रखा है कि जब हम राउंड ऑफ कर रहे थे तो हमें 4 डिजिट चाहिए होते थे। चौथे डिजिट के बाद हमने डिजिट चेक करना होता था कि अगर वो 5 या 5 से बड़ा होता है तो फिर जो चौथा डिजिट होता है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। बस अगर आप इस चीज का ख्याल रखेंगे तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल मैच होगा। ये हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सॉल्व करना है जो लॉग टेबल है उसकी मदद से, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, हमने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जिस तरह कि हमने पहले जो पार्ट 1 है उसको सॉल्व किया था कि पहले स्टेप में हमें ये जो एक्सप्रेशन दी जाती है इसको हम किसी भी इंग्लिश लेटर एक्स वाई जेड के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम एक्स के इक्वल रखते होते हैं, तो मैं ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है इसको मैंने लेट एक्स इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन मैंने लिख दी, यानी कि इस एक्सप्रेशन को मैंने एक्स के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब जिस तरह के हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने लॉग टेबल को यूज करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो इसका मतलब है कि हमें इस इक्वेशन का लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इक्वेशन की दोनों साइड का जो है लॉग ले लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। उसके बाद ये मैंने एक्स का भी लॉग ले लिया और ये जो एक्सप्रेशन थी इसका भी मैंने लॉग ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर ये 3 वैल्यूज है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट लॉ पढ़ के आए थे कि अगर इस तरह वैल्यूज आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही हो या मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको हम प्लस की सूरत में लिख सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इन तीनों वैल्यूज को प्लस की सूरत में लिख लेते हैं। ये मैंने तीनों वैल्यूज का लॉग लेके इनको मैंने प्लस की सूरत में लिख दिया प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए। अब हम ये जो 3 वैल्यूज है इनका हमने लॉग मालूम करना है। तो क्वेश्चन में तो हमसे ये कहा जा रहा है कि हमने जो लॉग टेबल है उसको यूज करना है, लेकिन पेपर में यूजुअली इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि हम जो है लॉग टेबल से जाके वैल्यूज उठाएं। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेटर से जो है इसकी वैल्यूज लॉग की वैल्यू मालूम कर लें। अब कैलकुलेटर से बाद का स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो आंसर आता है वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा होता है हमारा जो बुक का आंसर होता है। तो उसके लिए जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि अगर हम कैलकुलेटर से लॉग की वैल्यू मालूम करके उस वैल्यू को प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो तकरीबन ऑलमोस्ट फिर जो है मैच करता है बुक के आंसर के साथ, ठीक है।
मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर लेता हूं। अब देखें ये जो तीन वैल्यूज हैं इनका हम पहले लॉग लेंगे अलग-अलग कैलकुलेटर से, ठीक है। अब कैलकुलेटर से लॉग लेने के लिए क्या तरतीब होती है, जो बटन प्रेस करते हैं ये मैं सामने ले आता हूं। देखें पहले आपने लॉग वाला बटन प्रेस करना होता है, फिर वैल्यू यानी कि जो जिस नंबर का आप लॉग लेना चाह रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर ये मुख्तलिफ नंबर हैं, तो आपने वो वैल्यू या उस नंबर को एंटर करना होता है जिसका हमने लॉग मालूम करना होता है, फिर आपने इक्वल का साइन पुट करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इन तीनों नंबर्स के लिए कैलकुलेटर पे अलग-अलग लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे तो आपके पास इन तीनों के लिए जो लॉग की वैल्यूज आएंगी वो इस तरह आ जाएंगी, ठीक है। अब ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं इन तीनों नंबर्स के लिए लॉग की, इनको मैंने राउंड ऑफ करने के बाद लिखा है, ठीक है। मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं, मैंने पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस तरह प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ करेंगे तो फिर आपका आंसर बुक के आंसर के साथ मैच होगा, ठीक है। अब देखें जब आप कैलकुलेटर पे इन तीनों के लिए बारी बारी लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे तो आपके पास इस तरह इनकी वैल्यूज आएगी, ठीक है। अब पहले ये वाली वैल्यू है, इसके लिए जब आप लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे तो आपके पास इस तरह लॉग की वैल्यू आएगी। ये मैंने इसके फर्स्ट 5 डिजिट लिखे हैं, उसके बाद मजीद डिजिट भी आपके सामने आ रहे होंगे। अब हमें 4 डिजिट तक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब चौथा जो डिजिट है ये 3 बनता है, 3 के बाद अगले वाला जो डिजिट है यानी कि 5वां डिजिट है, आपने उसको देखना है। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो पिछले डिजिट में आप 1 ऐड कर दें, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा होगा तो पिछला डिजिट आप एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने देखे एज इट इज उसको लिख दिया क्योंकि अगला वाला जो डिजिट था ये 1 है, 5 से छोटा है, तो मैंने 3 में कुछ भी ऐड नहीं किया। अब इस नंबर के लिए जब आप लॉग की वैल्यू मालूम करें कैलकुलेटर पे तो आपके पास इस तरह वैल्यू आ रही होगी। अब मैंने उसके फर्स्ट 5 डिजिट लिख लिए, तो अब देखिए हमें 4 डिजिट तक चाहिए वैल्यू। तो अब ये जो चौथा डिजिट है इसके बाद जो अगले वाला डिजिट है जिसको हमने राउंड ऑफ करना है वो उसकी वैल्यू 5 से बड़ी है, ठीक है। तो जब 5 या 5 से बड़ी होगी वैल्यू तो हम पिछले डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे, तो हम इस 2 में 1 ऐड करेंगे तो उसको हमने 3 कर दिया, ठीक है। इसी तरह जब ये तीसरे वाले नंबर के लिए आप लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे आपके पास ये कैलकुलेटर पे वैल्यू आएगी, ठीक है। मैंने उसके पास 5 डिजिट लिखे हैं, तो हमें 4 डिजिट तक चाहिए यानी कि जो पहले वाला 6 है, यहां तक हम इसका आंसर चाहिए। तो इससे अगले वाला डिजिट आप चेक करें, अब ये वाला डिजिट 6 से 5 से इसकी वैल्यू बड़ी है तो हम पिछले डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे, तो इस 6 को मैंने 7 कर दिया। तो इस तरह अगर आप इस प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ करके यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे तो फिर आपका आंसर बुक के आंसर के साथ प्रॉपर मैच होगा और कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करने में आपका टाइम भी काफी बच जाएगा, बजाय से कि आप लॉग टेबल पे जाएं और वहां से वैल्यूज उठाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉग की वैल्यूज आ जाती है इन तीनों नंबर्स के लिए। अब इन तीनों को जब आप कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.3733। ये हमारे पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाती है। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए लॉग को हमें खत्म करना पड़ेगा इस एक्स के साथ, तो उसके लिए इक्वेशन की दोनों साइड का हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। उसके बाद इक्वेशन की साइड पे लॉग और एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, पीछे एक्स रह जाएगा और इस वैल्यू का मैंने एंटी लॉग यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग मालूम करना है तो उसके लिए भी आप कैलकुलेटर यूज करें। किस तरतीब से आपने बटन प्रेस करना है मैं आपको तरतीब यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए आपने पहले शिफ्ट प्रेस करना है, फिर लॉग वाला बटन प्रेस करना है, फिर वैल्यू यानी कि इस नंबर को आपने एंटर करना है, फिर आपने इक्वल का साइन पुट करना है, तो आपके पास एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से इस नंबर का कैलकुलेटर पे एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 23.621। अब ये जो अगर आप बुक के आंसर देख, अच्छा जी पार्ट 3 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है लॉग टेबल की मदद से, ठीक है। इसका सोल्यूशन है, हमने इस एक्सप्रेशन को पहले लिखा। अब पहले स्टेप में हमने क्या करना है, जिस तरह के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया था कि हमें जो भी एक्सप्रेशन दी जाएगी उसको शुरू में हम किसी भी इंग्लिश लेटर एक्स वाई जेड के इक्वल रख लेते हैं। तो नॉर्मली हम एक्स के इक्वल रखते होते हैं, तो ये जो हमारी एक्सप्रेशन दी गई है इसको मैं एक्स के इक्वल रख लेता हूं। मैंने लिख दिया लेट एक्स इज इक्वल टू, और ये मैंने एक्सप्रेशन लिख, ठीक है। अब हमसे चूंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने लॉग टेबल को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें ये जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है इसका हमें लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और मैंने ये एक्स का लॉग ले लिया। इस तरह इक्वेशन की दूसरी साइड जो एक्सप्रेशन थी इसका भी मैंने लॉग ले लिया। मैंने इक्वेशन की दोनों साइड का लॉग ले लिया। अब हम जो लॉज ऑफ लॉगरिथम हम पढ़ के आए थे उन लॉज की मदद से ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करेंगे। देखें अगर आप इस राइट हैंड साइड को देखें, यहाँ पर ये जो ऊपर वाली 2 टर्म आ रही है इनको अगर आप एक वैल्यू के तौर पे ले लें और नीचे वाली जो वैल्यू है इसको ले लें, तो ये आपके पास 2 वैल्यूज आ रही है जो कि आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पर हम क्वोशिएंट लॉ को यूज कर सकते हैं, जो लॉ ऑफ लॉगरिथम हम पढ़ के आए थे कि अगर 2 वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनको हम माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वोशिएंट लॉ को यूज करते हुए देखें, मैंने ये लॉग लिख के ये ऊपर वाली वैल्यू यानी कि जो दोनों टर्म है इनको लिखा, फिर मैंने माइनस का साइन पुट करके फिर लॉग लिख के नीचे वाली वैल्यू को मैंने लिख दिया। तो ये हमने इन दोनों वैल्यूज को माइनस के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब आप अगर इसमें ये पहली वाली टर्म देखें तो यहाँ पर ये 2 वैल्यूज आ रही जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इनको हम प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें इन दोनों वैल्यूज को मैंने प्लस की फॉर्म में लिख दिया प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें अब यहाँ पर देखें ये एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही है। तो अब जो पावर वाला लॉ है उसको यूज करते हुए ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है या पावर की वैल्यू है इसको हम इस लॉ के स्टार्ट पे ले आते हैं, ठीक है।
तो ये 2 को उठा के मैं यहाँ पर ले आया हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो अब हमने ये जो 3 नंबर हैं इन तीनों के लिए लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमसे तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने लॉग टेबल यूज करना है, लेकिन पेपर में नॉर्मली इतना टाइम नहीं होता, तो हम कैलकुलेटर ही यूज करेंगे। अब कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करते हैं तो बाज़ औक़ात आपका जो आंसर होता है वो 100% बुक के साथ मैच नहीं करता। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ करना आपको आता हो तो फिर आपका प्रॉपर कैलकुलेटर से, तो फिर आपका जो आंसर है वो कैलकुलेटर से भी मैच करेगा। आपको प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ करना आता हो, कैलकुलेटर से जो आप वैल्यू लेते हैं वो प्रॉपर तरीके से अगर आप लिख लेते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा। देखें, मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी चीज बताई है, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ। अब इन तीनों नंबर का अगर हम कैलकुलेटर से अलग अलग बारी बारी लॉग लेंगे तो हमारे पास इनकी जो वैल्यूज आएगी वो कौन सी आएंगी? देखें, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अभी जो वैल्यूज मैंने लिखी है ये मैंने राउंड ऑफ करने के बाद लिखी है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह, ठीक है। अच्छा, अगर आपने लॉग, अच्छा कैलकुलेटर से लॉग किस तरह लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको तरतीब बता देता हूँ कि अगर आप पहले लॉग का बटन प्रेस करेंगे, फिर आपने जिस नंबर का लॉग लेना है उस वैल्यू को एंटर करेंगे, फिर आपने इक्वल का साइन पुट करना है, तो आपके पास लॉग वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप इस तरतीब से इन तीनों नंबर्स के लिए अलग-अलग बारी बारी लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे तो आपके पास इस तरह की वैल्यूज आएगी कैलकुलेटर पे। मैंने पहले 5 डिजिट लिखे हैं, कैलकुलेटर पे तो ज्यादा डिजिट आ रहे होते हैं, लेकिन मैंने हर वैल्यू के लिए यहाँ पर 5 डिजिट लिख लिया, ठीक है। अब हमने कैलकुलेटर की ये वैल्यू अपनी आंसर शीट पे उतारनी होती है, तो उसके लिए हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आपने चौथे डिजिट के बाद अगला डिजिट चेक करना है। अगर अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो फिर आपने चौथे डिजिट में 1 ऐड कर लेना है, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा होगा तो फिर आपने पहले 4 डिजिट आशारिया के बाद जो है उनको एज इट इज लिख लेना, ठीक है। बस आप अगर इस चीज का ख्याल रखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये जो तीनों आप वैल्यूज चेक करें तो इनमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो 5वां डिजिट आ रहा है ये सब 5 से छोटे हैं, कोई भी 5 से वैल्यू बड़ी नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि हम ये जो आशारी के बाद 4 डिजिट है ये एज इट इज लिख लेंगे, हमने किसी में कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। तो मैंने ये जो आशारी के बाद 4 डिजिट है यहाँ पर एज इट इज लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यूज आएंगी तो इसमें ये जो 2 है इसको ब्रैकेट के अंदर वाली इस वैल्यू के साथ आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इन तीनों वैल्यूज को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, पहले ये 2 वैल्यूज को प्लस करें और फिर उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास log ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी ये 0.1267, ठीक है। अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए तो हमें इस log को खत्म करना है। तो log को खत्म करने के लिए हमें इस इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैं लिखता हूं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब इक्वेशन की साइड पे जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग और एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पर x रह जाएगा और इस वैल्यू का मैंने एंटी लॉग लिख लिया, ठीक है। अब इस वैल्यू का जब एंटी लॉग लेंगे हम कैलकुलेटर पे तो देखिए मैं आपको पहले जो जिस तरतीब से आपने बटन प्रेस करना है एंटी लॉग के लिए वो बता देता हूं। आपने शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने लॉग वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने वैल्यू यानी कि ये वाला नंबर एंटर कर देना है, फिर आपने इक्वल का साइन पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग की इस नंबर के लिए। अब हमारा जो बुक में आंसर है वो ये जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 3 डिजिट तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको 3 डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर लेना है। तो राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर ही वही तरीका है जो कि आपको मैंने यहाँ पर बताया कि देखें अब 8 के बाद आपने अगला डिजिट चेक करना है। अब अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमने फिर इस 8 में 1 ऐड कर लेंगे, जो तीसरा डिजिट है इसमें 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि 7 आ रहा है अगला डिजिट तो हम इस 8 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 1.339, ठीक है। अगर आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ करेंगे तो आपका जो आंसर है वो बुक के आंसर के साथ मैच करेगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 4 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है लॉग टेबल की मदद से, ठीक है। इसको सोल्यूशन है, हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहला स्टेप हमारा क्या है, जिस तरह के हम पीछे तीनों पार्ट सॉल्व करके आए कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है शुरू में हम उसको किसी भी इंग्लिश लेटर x y z के इक्वल रख लेते हैं। तो हम इस एक्सप्रेशन को शुरू में x के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लेट x इज इक्वल टू और मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दी, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने लॉग टेबल को यूज करना है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसका हमें पहले लॉग लेना पड़ेगा। हम इक्वेशन की दोनों साइड का पहले लॉग ले लेते हैं। तो मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। उसके बाद ये मैंने ये जो x है इसका लॉग ले लिया और इक्वेशन की दूसरी तरफ ये जो एक्सप्रेशन थी इसका भी मैंने लॉग ले लिया। यहाँ पर मैंने ये किया कि ये जो क्यूब रूट आ रहा था इसको हटा के मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/3, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है तो अब इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसको हमने सॉल्व करना है। हमने जो लॉज और लॉगरिथम पढ़े थे उनकी मदद से, ठीक है। तो अब देखें पहले हम जो कोशेंट लॉ है लॉगरिथम का उसको अप्लाई करते हैं। इस लॉ के मुताबिक अगर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो, जैसे कि ये ऊपर 2 वाली टर्म है, अगर इनको हम एक वैल्यू के तौर पे ले लें तो ये वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू ये आपस में डिवाइड हो रही है तो इनको हम माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं कोशेंट लॉ को यूज करते हुए, ठीक है। तो देखें हम इनको माइनस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये मैंने लॉग लिख के ऊपर वाली जो वैल्यू थी इसको मैंने लिख दिया, फिर मैंने माइनस का साइन पुट करके लॉग लिख के नीचे वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। हमने इनको कोशेंट लॉ को यूज करते हुए माइनस की फॉर्म में लिख दिया।
अब अगर आप ये जो पहली वाली टर्म है इसमें देखें, ये जो दो वैल्यूज आ रही है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही है। तो अब हम प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इन दोनों वैल्यूज को प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने पहले वाली वैल्यू लिखी, इसका मैंने लॉग लिख लिया, इस तरह मैंने ये दूसरी वाली वैल्यू लिखी, इसका मैंने लॉग यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो इसमें यहाँ पर देखें ये एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही है जो पहली वाली टर्म है। तो अब यहाँ पर हम पावर लॉ को यूज करते हुए जो एक्सपोनेंट है इसको हम इस लॉ के स्टार्ट में यहाँ शुरू पे ले आएंगे। ठीक है, तो इस 1.3 को हम स्टार्ट में ले आते हैं, मैंने इसको यहाँ पर ले आया और बाकी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी। अब हमारे पास ये तीन नंबर्स आ रहे हैं, इनके लिए हमने लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। तो क्वेश्चन में तो हमसे कहा गया है कि हमने लॉग टेबल यूज करना है, लेकिन अगर लॉग टेबल को हम यूज करेंगे तो पेपर में हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, तो हम इसका कैलकुलेटर से ही मालूम करेंगे। अब कैलकुलेटर से मालूम करते टाइम बाद का स्टूडेंट्स का जो आंसर आता है, अब अगर कैलकुलेटर से मालूम करते हैं तो बाद का स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है कि हमारा जो आंसर आता है वो बुक के आंसर के साथ 100% मैच नहीं करता। लेकिन जिस तरह आपको मैंने पिछले 3 पार्ट में बताया कि अगर आप प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ करेंगे कैलकुलेटर्स की वैल्यूज को तो आपका आंसर जो है वो बुक के आंसर के साथ मैच करेगा। ठीक है, मैंने पिछले 3 पार्ट में बताया, मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट करूंगा। अगर हम इन तीनों वैल्यूज के लिए लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे कैलकुलेटर पे बारी बारी, तो हमारे पास जो लॉग की वैल्यू आएगी वो इस तरह इन तीनों वैल्यूज के लिए आ जाएगी। अब ये जो मैंने लॉग की वैल्यू लिखी है तीनों नंबर्स के लिए, इनको मैंने राउंड ऑफ करने के बाद लिखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने किस तरह को राउंड ऑफ किया है। ठीक है, ताकि आपका आंसर जो है बुक के आंसर के साथ प्रॉपर मैच कर सके। अच्छा, यहाँ पर जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए मैं आपको बता देता होता हूँ कि इन नंबर्स का अगर कैलकुलेटर पे आप लॉग की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो तरतीब है, जिस तरतीब से आपने बटन प्रेस करना है, पहले आपने लॉग वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने ये वाली वैल्यू एंटर कर देनी है जिस वैल्यू का आप लॉग मालूम करना चाह रहे हैं, फिर आपने इक्वल का साइन पुट कर देना है, तो आपके पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप इस तरतीब से ये एंट्रीज करेंगे हर नंबर के लिए अलग अलग, तो आपके पास इन तीनों नंबर्स के लिए जो लॉग की वैल्यूज आएंगी बारी बारी वो ये वाली आ जाएंगी। ठीक है, अब देखें ये जो वैल्यूज यहाँ पर है इनको मैंने यहाँ पर राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। अब हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप जब कैलकुलेटर पे लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे, जैसे अब इस नंबर के लिए आप मालूम करेंगे तो आपके पास इस तरह आंसर आएगा। ठीक है, अब ये मैंने पहले 5 डिजिट लिख लिया, आपके पास कैलकुलेटर पे आगे मजीद डिजिट भी आ रहे होंगे। अब हमें 4 डिजिट तक आंसर चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 4 डिजिट के बाद आपने अगला डिजिट चेक करना है। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो हमने चौथे डिजिट में 1 ऐड कर देना है, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा होगा तो फिर जो चौथा डिजिट है वो हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला डिजिट 6 है, 5 से बड़ा है, तो इस 4 में 1 ऐड करेंगे तो उसको मैंने 5 कर दिया। इसी तरह इस वैल्यू के लिए जब आप लॉग मालूम करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास इस तरह उसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें ये 4 डिजिट यानी कि 2 तक आंसर चाहिए, तो उसके लिए आप 2 से अगले वाला डिजिट चेक करें, ये 5 है, तो जब 5 या 5 से बड़ा डिजिट होता है तो हम पिछले डिजिट में 1 ऐड करते हैं, तो इस 2 को हम 3 कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसको 3 कर दिया, और यहाँ लास्ट में देखें जो 5वां डिजिट है ये 0 है जो कि 5 से छोटा है, तो यहाँ पर जो चौथा डिजिट है मैंने एज इट इज लिख दिया, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। तो अगर आप इस तरह प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ करेंगे तो फिर आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा आपकी बुक के आंसर के साथ। अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, तो ये जो पहले वाली टर्म है इसमें इस वैल्यू पे जो डेसिमल पॉइंट में आ रही है इस पे 3 को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको इसका ये आंसर मिलेगा, और साथ में ये 2 वैल्यूज लिख लेंगे। अब इन 2 वैल्यूज को आपस में प्लस करके इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर के साथ तो आपके पास ये लॉग ऑफ x की वैल्यू आ जाती है 1.1526। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए इस लॉग को हमने खत्म करना है। ठीक है, तो लॉग को खत्म करने के लिए हमें इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं एंटी लॉग लेता हूं, मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब इक्वेशन की साइड के जब एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास x रह जाएगा, और इस वैल्यू का मैंने एंटी लॉग लिख लिया। अब एंटी लॉग इस वैल्यू का जब हम लेंगे कैलकुलेटर से, आपने किस तरतीब से बटन प्रेस करना है मैं आपको बता देता हूं। आपने पहले शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने लॉग वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने वैल्यू एंटर करनी है, यानी कि ये वाली वैल्यू आप एंटर कर देंगे, और उसके बाद इक्वल का साइन पुट करेंगे तो आपके पास इस नंबर के लिए एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 14.210। अब अगर आप बुक पे आंसर देखेंगे तो एग्जैक्ट यही वाला आंसर वहां पे लिखा हुआ है, 14.21 वहां पे लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूं कि बजाय से कि हम लॉग टेबल से ये सारी वैल्यूज मालूम करें, हम कैलकुलेटर से ये वाली वैल्यूज जल्दी मालूम कर सकते हैं। सिर्फ हमने राउंड ऑफ जो है वो प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक हो गया, हमें जो लॉग वाली वैल्यू यहाँ पर लिखनी होती है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखनी है। ठीक है, तो आपने जो 4 डिजिट के बाद अगले वाला डिजिट चेक करना है, अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो आपने चौथे डिजिट में 1 ऐड कर लेना है, और अगर अगला वाला डिजिट 5 से छोटा होगा तो आपने जो चौथा डिजिट है उसको एज इट इज लिख लेना है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो इस तरह जब आप करेंगे आपका आंसर जो है बिल्कुल प्रॉपर मैच होगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब ये जो क्वेश्चन है और इसके बाद जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत ही इजी है। इनमें हमें फॉर्मूला दे दिया गया है, और फॉर्मूला में जो पुट करने वाली वैल्यूज हैं वो भी हमें दे दी गई है। ठीक है, हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय, ये हमें अर्थक्वेक या जलजला को मेजर करने का फॉर्मूला दिया गया है।
इफ एम्पलीट्यूड यानी कि ये वाला जो ए है इसकी वैल्यू 10,000 हो एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट यानी कि इसकी वैल्यू 10 हो। देखें वो जो स्केल होता है या वो जो मीटर होता है आपको एक पैमाइश करने का, उसकी रीडिंग इस किस्म की होती है, तरह वेव की शक्ल में आ रही होती है। तो ये जो वेव की ऊंचाई है इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, अब जितना शदीद ज़लज़ला होता है ये वेव की ऊंचाई उतनी ज्यादा होती है, यानी कि उसकी एम्पलीट्यूड उतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू या ये वाला जो ए है इसकी वैल्यू में 10,000 दे दी गई है और ये जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड या ए नॉट है इसकी वैल्यू में 10 दे दी गई है। हमने क्या करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तो हमने जो जलजला है उसका मैग्नीट्यूड या उसकी शिद्दत मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा ये मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर ये पिक्चर लेके आया था, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, हमें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई पहले वो लिख लें। एम्पलीट्यूड की वैल्यू या ये जो ए है इसकी वैल्यू में 10,000 दी गई, ये मैंने पुट कर दी। रेफरेंस एम्पलीट्यूड या ए नॉट इसकी वैल्यू हमें 10 दे दी गई है, ये मैंने पुट कर दी। और मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने मालूम करनी है, यानी कि एम की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो उसके बाद मैंने ये जो मैं फॉर्मूला दिया गया था ये मैंने पुट कर दिया। अब ये ए और ए नॉट की जगह इसकी वैल्यूज पुट कर लें। ठीक है, तो ये मैंने ए की जगह 10,000 पुट कर लिया, ए नॉट की जगह मैंने 10 पुट कर लिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो देखें यहाँ पर ये दो वैल्यूज डिवीजन या डिवाइड की सूरत में आ रही है, तो यहाँ पर हम कोशेंट लॉ को यूज करते हुए इन दोनों वैल्यूज को माइनस की सूरत में लिख सकते हैं या माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशेंट लॉ को यूज करके मैंने देखें ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये वाली लिखी, इसका मैंने लॉग ले लिया, फिर मैंने माइनस का साइन देख के नीचे वाली वैल्यू लिख के इसका लॉग ले लिया, ये मैंने कोशेंट लॉ को यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो देखें ये जो दूसरी वाली वैल्यू है यहाँ पर जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है और इसकी बेस दोनों सेम है, तो जब ये दोनों वैल्यू सेम होती है तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये 1 की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 10,000 आ रहा है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है हम इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 10,000 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया और यहाँ पर मैंने इस 10,000 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब हम पावर लॉ को यूज करते हुए जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है इसको इस लॉग के स्टार्ट में ले आते हैं, शुरू में ले आते हैं। ठीक है, तो ये मैं 4 को स्टार्ट में ले आया हूं। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो यहाँ पर देखें जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो और इसकी बेस दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 पुट कर लूंगा, तो ये मैंने 4 into 1 पुट कर लिया, माइनस ये वाला 1 आ गया। तो अब ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा, माइनस ये वाला 1 आ गया, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। ये हमारे पास वो जो अर्थक्वेक या जलजला है उसकी शिद्दत की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 lakh इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 years इज ₹Y। कि अब्दुल्ला ने कोई सेविंग स्कीम थी, उस पे सालाना 5% प्रॉफिट रेट के हिसाब से ये अमाउंट जो है इन्वेस्ट की, यानी कि उसने सूद पे ये रकम रखवाई। बहरहाल सूद जो है वो एक जायज काम नहीं है, एक गलत चीज है। ठीक है, तो अब ये रकम कुछ सालों के बाद, अब वो जो कुछ साल है उनको टी के को रखा गया। ठीक है, तो ये जो रकम थी या इन्वेस्टमेंट थी कुछ सालों के बाद ₹Y हो गई, यानी कि ये जो इब्तिदाई इन्वेस्टमेंट थी उसकी 1 लाख ये कुछ सालों के बाद बढ़ के इस Y के इक्वल हो गई। ठीक है, दिस इज मॉडल बाय एन इक्वेशन Y इज इक्वल टू दिस। तो ये जो इजाफा इस इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट किया जा रहा है उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। हमने क्या मालूम करना है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो कितने साल के बाद अब्दुल्ला की जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख ये डबल हो जाएगी, हमने नंबर ऑफ ईयर मालूम करने। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें हमें फॉर्मूला भी दे दिया गया है और इसमें जो पुट करने वाली वैल्यूज हैं वो भी दे दी गई हैं, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन है, पहले हम ये इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। देखिए मैंने लिखा है इन्वेस्टमेंट जो कि डबल हो गई थी, यानी कि जो Y थी शुरू में 1 लाख थी, तो 1 लाख का डबल क्या होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। ठीक है, ये Y को इन्वेस्टमेंट के इक्वल रखा गया था, तो हमने Y को डबल कर दिया, ये हमारे पास 2 लाख बन गई। ठीक है, और हमने मालूम क्या करना है, हाउ मेनी ईयर्स है, जिसको टी के इक्वल रखा गया तो मैंने ईयर या टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ये वाली वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब आप ये वाला फॉर्मूला जो मैं दिया गया है इसको यहाँ पर पुट करें और इसमें ये वैल्यू एंटर कर दें। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला पुट किया। अब इस Y की जगह ये जो हमने Y की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की है 2 लाख, इसको पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो 1 लाख है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाते हैं, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 2 लाख पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब देखें ये ऊपर वाले 5 zeros और नीचे वाले 5 zeros आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, ये 2/1 का मतलब है इसको हम 2 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब देखें हमें इस t की वैल्यू चाहिए जो कि पावर की सूरत में आ रहा है, तो इसको नीचे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन की दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, उसके बाद ये 2 का भी मैंने लॉग ले लिया और इक्वेशन की इस साइड का भी मैंने लॉग ले लिया। ठीक है,
अब जब आप कैलकुलेटर से 2 का लॉग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 3010, ठीक है। और यहां पर हम जो पावर लॉ है लॉगरिथम का उसको यूज करते हुए जो एक्सपोनेंट है t, इसको हम इस लॉग के स्टार्ट में या शुरू में ले आते हैं, ठीक है। इसको मैं शुरू में ले आया हूं। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ पर ये जो 1.05 है, इसकी जब आप लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसकी ये वैल्यू आ जाएगी 0.0212, ठीक है। अब हमें इस t की वैल्यू चाहिए, तो t को हम एक तरफ रखते हैं और इसके साथ ये जो वैल्यू आ रही है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रही है t के साथ, दूसरी तरफ जाके ये 3010 पे ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 14.198 आ जाएगी। तो इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट तक तो ये 14.20 हो जाएगा, ठीक है। साथ में मैंने ईयर लिख दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब्दुल्ला की जो इन्वेस्टमेंट डबल होगी 1 लाख से 2 लाख, उसके लिए 14.20 ईयर्स चाहिए, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर T डिक्रीजेस बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.9 फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन अल्टीट्यूड। क्या हुरिया जो है वो हाइकिंग कर रही है, यानी कि ऊपर पहाड़ों पे चढ़ रही है, तो हर 100 मीटर की ऊंचाई के बाद टेम्परेचर में जो कमी होती है या डिक्रीज होती है वो 3% है, और 3% को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये वैल्यू बनती है 0.97, ठीक है। द इनिशियल टेम्परेचर Ti एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर जो इब्तिदाई टेम्परेचर हो वो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जो कि सी लेवल का टेम्परेचर है। यूजिंग द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड h ऑफ 500 मीटर। तो अगर हुरिया 500 मीटर की ऊंचाई पे चली जाए तो हमने देखना है कि वहां पर टेम्परेचर में कितनी कमी होगी इस परसेंटेज के हिसाब से, यही हमें जो फैक्टर की वैल्यू दी गई है इसके हिसाब से, ठीक है। तो देखें अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जिस तरह के पीछे 2 क्वेश्चन थे, हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला भी दे दिया गया है और फार्मूला में जो वैल्यूज हमने पुट करनी है वो भी दे दी गई है, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज लिखेंगे और ये वैल्यूज हम इस फार्मूला में पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखें जो इनिशियल टेम्परेचर था या इब्तिदाई टेम्परेचर Ti ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये मैंने यहां से लिख लिया, और हाइट या एज की वैल्यू में 500 मीटर दी गई है, इसमें हमने कैलकुलेट करना है कि कितनी कमी होगी टेम्परेचर पे, ठीक है। और टेम्परेचर में जो कमी होगी या T, ये वैल्यू मैंने मालूम करनी है, ठीक है। तो अब ये वाला फार्मूला अब यहाँ पर पहले पुट करें, ठीक है। ये मैंने फार्मूला लिखा, नेक्स्ट आप इसमें ये Ti और H की वैल्यूज पुट कर लें, तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर ली। अब देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो इसमें ये 500 पे 100 को जब डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, 5 रह जाएगी, यानी कि 0.97 की पावर हमारे पास रह जाएगी 5, ठीक है। अब आप जब ये 0.95 को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, आपने किस तरह ये पावर वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपने 0.95 लिखना है, उसके बाद पावर वाला बटन दबाना होता है, ठीक है। वो एक KFC उस पे बनी होती है, अगर आप कैलकुलेटर पे देखेंगे तो ऊपर दूसरी या तीसरी लाइन में ये वाला बटन आपको नजर आएगा, ठीक है। तो आप वो प्रेस करेंगे और उसके बाद 5 प्रेस करके इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज की आ जाएगी, ठीक है। अब ये 2 वैल्यूज आ रही हैं और इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड में। चूंकि हमने टेम्परेचर कैलकुलेट करना था इसलिए मैंने यहाँ पर यूनिट साथ लिख दिया डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हुरिया 500 मीटर की ऊंचाई पे चली जाएंगी तो टेम्परेचर में जो कमी होगी ये 3% के हिसाब से या 0.97 के हिसाब से ये हो जाएगी हमारे पास 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो 2.4 है ये भी कंप्लीट हो जाती है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह की अमान में।